SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शिक्षक के सिद्धांत एवं विद्या के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसमें कि जो भी प्रश्न होंगे वो यूनिट 3 से लिए गए हैं। ये हमारा शिक्षक के सिद्धांत एवं विद्या का 12वां वीडियो है। इसके बाकी के जो वीडियो हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, व्यू रचना या पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है बोसिंग, LB सैंड, हर्बर्ट, जॉन डेवी। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो बोसिंग का कथन है। बोसिंग ने कहा था कि व्यू रचना या पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, किसमें वे प्रश्न लिखे जाते हैं जिनको पूछने से यह ज्ञात हो जाता है कि छात्र पढ़ाए गए ज्ञान को समझ गए हैं या नहीं? और ऑप्शन दिया है कि प्रस्तावना में, प्रस्तुतिकरण में, पुनरावृत्ति में और श्यामपट्ट सारांश में। तो दोस्तों, बात करें अगर पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों प्रस्तावना में हम ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं जैसे हमको प्रकरण निकालना होता है, तो उस प्रकरण निकालने के लिए हम प्रस्तावना में प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण समस्या केंद्र बिंदु पाठ के प्रस्तुतिकरण में निहित होता है और इसमें लिखा जाता है कि छात्रों के समक्ष पाठ को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। और पुनरावृत्ति में दोस्तों, इसमें वे प्रश्न लिखे जाते हैं जिसमें पूछने से यह ज्ञात हो जाता है कि छात्र पढ़ाए गए ज्ञान को समझ गए हैं नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर 2-3 पुनरावृत्ति में। और दोस्तों, श्यामपट्ट सारांश में हम पुनरावृत्ति के ही प्रश्नों को लिखते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट सारांश में लिखा जाता है। और ऑप्शन दिया है कि प्रस्तावना के प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न, गृह कार्य, प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि श्यामपट्ट सारांश में पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर 2 पुनरावृत्ति के प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से शिक्षक छात्रों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाता है? और ऑप्शन दिया है कि पुनरावृत्ति के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, गृह कार्य के माध्यम से और उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों, गृह कार्य के माध्यम से जो शिक्षक होता है छात्रों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर 3 गृह कार्य के माध्यम से। अगला प्रश्न है, शिक्षण मूल्यांकन की धारणा शिक्षकों को हर्बर्ट प्रणाली को त्यागने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को डैश 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 के लिए प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन दिया है कि ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपनाने के लिए, त्यागने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों, शिक्षण मूल्यांकन की धारणा शिक्षकों को हर्बर्ट प्रणाली को त्यागने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपनाने। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा व्याख्यान अभियोग के सिद्धांत नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है, पाठ्य वस्तु को प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तीसरा है छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते हैं, और चौथा है कि अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है। और दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है कि व्याख्यान अभियोग के सिद्धांत नहीं है। और दोस्तों, बात करें पहले अभियोग की, तो पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसमें पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है कि छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते हैं। दोस्तों, व्याख्यान विधि में छात्र सुनकर ही अधिक सुगमता से सीखते हैं। और चौथा है कि अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही होता है कि व्याख्यान अभियोग के द्वारा अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया है कि पाठ्य वस्तु को प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, दोस्तों इसमें पाठ्य वस्तु को प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो चूँकि पूछा है कि सिद्धांत नहीं है, इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य वस्तु को
प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवर्ग शिक्षण अव्यूह या ट्यूटोरियल अव्यूह में होता है, और ऑप्शन दिया है कि इसमें किसी एक छात्र या छात्रों के लघु समूह को किसी एक शिक्षक को दिया जाता है, इसमें वैयक्तिक स्तर पर शिक्षण प्रदान किए जाते हैं, और तीसरा है कि इसमें शिक्षक सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। और दोस्तों, जो हमारा अनुवर्ग शिक्षण अव्यूह होता है वो अनुवर्ग शिक्षण अव्यूह कुछ ऐसे ही होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि एक छात्र या छात्रों के लघु समूह को एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। और इसमें वैयक्तिक स्तर पर शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, जब हम एक छात्र को एक शिक्षक को सौंप देंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो इस भी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें शिक्षक सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, ये भी सही है कि जो शिक्षक होता है वो छात्रों के सभी प्रकार की कठिनाइयों के दूर करने के में मदद करता है, यानी कि इसमें उपचारात्मक विधियों के प्रयोग होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुवर्ग शिक्षण के प्रकार हैं, और ऑप्शन है कि पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण, सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अनुवर्ग शिक्षण के जो हमारे तीनों क्या हैं, प्रकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण में क्या होता है कि इस शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र नियमित रूप से मिलते रहते हैं। इसमें छात्र किसी भी समस्या पर वाद विवाद करते हैं, छात्र निबंधों को पढ़ाता है और उन पर शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। इसमें पाठ्य वस्तु के स्वामित्व तथा गहनता को अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। और दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन है कि सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, दोस्तों इसमें क्या होता है कि सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि होना आवश्यक होता है। यह सामान्य स्तर पर छात्रों के लिए अधिक उपयोगी तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है। इसमें शिक्षक के लिए सामूहिक गतिशीलता का बोध होना बहुत आवश्यक होता है। और दोस्तों, जो तीसरा है कि प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण, दोस्तों इसका प्रयोग प्रौढ़ों के लिए प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। यह सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके द्वारा शारीरिक कौशल का विकास किया जाता है, इसलिए इस शिक्षण का प्रयोग क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक किया जाता है। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ होता है कि उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए छात्रों को वर्कशॉप और प्रयोगशाला में काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुवर्ग विधि का उपयोग नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के अभाव की पूर्ति की जाती है, व्यक्तिगत शिक्षण की दृष्टि से बहुत बहुमूल्य विधि समझी जाती है, शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है, और चौथा है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कम होती है। अब पूछा है कि अनुवर्ग शिक्षण विधि का उपयोग नहीं है। अब बात करें पहले ऑप्शन की कि छात्र के पूर्व ज्ञान से अभाव की पूर्ति की जाती है। दोस्तों, बिल्कुल सही है। इस विधि द्वारा छात्रों के जो पूर्व ज्ञान में कमियां थी उसकी पूर्ति कर दी जाती है। और दूसरा है कि व्यक्तिगत शिक्षण की दृष्टि से यह बहुत बहुमूल्य विधि है। दोस्तों, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है। दोस्तों, ये भी सत्य है। और जो चौथा है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कम होती है। दोस्तों, इसमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति अधिकतम होती है। अधिक से अधिक हम शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत है। तो प्रश्न के अनुसार यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि अनुवर्ग शिक्षण विधि का उपयोग नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ उपयोग हैं, जैसे छात्रों की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता की जानकारी मिल जाती है, जो छात्र के साथ उचित सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। और दोस्तों, छात्र को अपनी कठिनाइयों के समाधान के अवसर मिलता है और निष्पत्ति स्तर भी बढ़ता है। दोस्तों, इसके अन्य उपयोग और हैं कि उचित मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। उपलब्धियों परीक्षण के आधार पर छात्रों के अधिगम प्रगति का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। अगला प्रश्न है,
अनुवर्ग शिक्षण अभियोग के दोष नहीं हैं। और ऑप्शन है कि इसमें शिक्षक पक्षपात करते हैं। दोस्तों, अनुवर्ग शिक्षण में जो इसका बहुत बड़ा दोष है कि इसमें जो शिक्षक होते हैं वो पक्षपात व्यवहार करते हैं और सभी छात्रों की कठिनाइयों में रुचि नहीं रखते हैं। दूसरा है कि इसमें शिक्षक अपनी भूमिका प्रतिभाशाली छात्रों को सौंप देता है। दोस्तों, इसमें एक तो ये भी कमी है कि जो शिक्षक होता है अपनी भूमिका को प्रतिभाशाली छात्रों को दे देता है, यानी कि जो बालक पढ़ने में तेज होता है उसको सौंप देगा जिम्मेदारी को, जिससे क्या होता है कि सभी छात्रों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारी एक कमी है। तीसरा है कि इसमें एक शिक्षक सभी विषय की कठिनाइयों को दूर करता है। दोस्तों, एक शिक्षक को सभी विषय कठिनाई कैसे दूर कर सकता है? तो ये तो हमारा दोष नहीं है। और चौथा है कि विद्यालय के समय सारणी, शिक्षण अधिगम, परिस्थितियाँ आदि शिक्षण के अनुकूल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये भी हमारा सही है, ये भी इसका एक दोष है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका दोष नहीं है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि एक ही शिक्षक को सभी विषयों की कठिनाइयों का समाधान करने में समर्थ नहीं होता है, वह केवल अपने ही विषय में अधिक रुचि लेता है, तो इसमें सभी विषय कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। और ऑप्शन दिया है कि दूर बैठकर शिक्षा देना, दूरी बनाकर शिक्षा देना, दूर से स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दूर बैठकर शिक्षा देना होता है, दूरी बनाकर शिक्षा देना होता है, या फिर दूर से स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के संबंध में सत्य कथन नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि इसमें शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। दोस्तों, बिल्कुल सही है कि दूरस्थ शिक्षा में जो शिक्षा प्राप्त करता है और जो शिक्षा देता है दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन रहता है, दूरी बनी रहती है, यानी कि जो शिक्षक प्राप्त करता है कहीं और शिक्षा देने वाला कहीं और रहता है। इसमें शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे से अलग रहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि दूरस्थ शिक्षा में सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा संपन्न होती है। और जो चौथा है कि दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार का आंदोलन है। तो दोस्तों, बात करें अगर तीसरे ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन दिया है कि दूरस्थ शिक्षा में सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा संपन्न होती है। तो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में जो भी सिखाने की प्रक्रिया होगी वो एक शिक्षक द्वारा न होकर के संचार माध्यमों के द्वारा होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि दूरस्थ शिक्षा में सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा संपन्न होती है। दोस्तों, शिक्षक द्वारा नहीं, दूर संचार माध्यमों के द्वारा संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा की क्या महत्व है? और ऑप्शन दिया है कि दूर दराज में रहने वालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए, निरक्षर किसानों, मजदूरों तथा गृहिणियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा की जो महत्व है वो तो सभी है। इसमें दोस्तों दूर दराज रहने वालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है दूरस्थ शिक्षा में, और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि निरक्षर किसानों, मजदूरों, गृहिणियों को साक्षर बनाया जाता है। इसलिए दूरस्थ शिक्षा बहुत ही आवश्यक और महत्व है। और बीच में जैसे कभी कभी होता है क्या है कि किसी कारणवश हम अपने बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो फिर पढ़ाई को पूरी करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके कुछ और भी महत्व हैं, जैसे स्वाध्याय की प्रकृति की विकास के लिए। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि दूरस्थ शिक्षा छात्रों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बहुत अधिक विकास करती है। उन्हें अपने विषय में नवीनतम सूचनाएं प्रदान कर दक्षता उत्पन्न करने के साथ उनमें अंतःप्रेरणा जागृत करती है। और अगला है कि असमर्थ लोगों की शिक्षा जारी रखने के लिए, दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अन्यत्र जाने के लिए पूरी तरह असमर्थ होते हैं, यानी कि अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी ये दूरस्थ शिक्षा बहुत उपयोगी होती है। और अगला है कि औपचारिक शिक्षा के प्रभावशील विकास के लिए, दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक प्रभावशील विकल्प है जो आजीवन शिक्षा से लेकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण तक की अपने अंदर समेटे रहता है।
और अगला है कि संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए दोस्तों भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है। शिक्षा जब सुलभ होगी तभी नागरिक इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत जरूरी है। और अगला है कि व्यक्ति छात्र केंद्रित व्यवहार के लिए दोस्तों दूरस्थ शिक्षा व्यक्तित्व या छात्र केंद्रित व्यवहार के लिए है, इसलिए इसके अंतर्गत छात्रों के स्तरों के अनुरूप बेहतर अधिगम सामग्री देने में दूरस्थ शिक्षा की काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट है कि शैक्षिक अवसरों की समानता। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवसरों की समानता पर बल दिया गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बड़ा बल दिया गया है कि शैक्षिक अवसरों की जो समानता की प्राप्ति है वो दूरस्थ शिक्षा बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुई है। और नेक्स्ट है कि समृद्ध समाज बनाने के लिए दोस्तों समृद्ध समाज बनाने के लिए अर्थात जिनके पास पर्याप्त समय हो और वे इस समय का सदुपयोग कर शिक्षित होना चाहते हैं, ऐसे समाज के लिए दूरस्थ शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है कि सीमित वित्तीय साधनों में शिक्षा की व्यवस्था के लिए दोस्तों सीमित इसमें क्या होता है कि जो खर्च होता है बहुत कम होता है। दूरस्थ शिक्षा में कम व्यय साध्य शिक्षा प्रणाली है, अतः एक सीमित साधन में व्यय होने वाली शिक्षा है। और लास्ट है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों दूरस्थ शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार से उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत आसान और सरल होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम कब पारित हुआ? और ऑप्शन दिया है कि 20 अगस्त 1985, 20 सितंबर 1985, 12 जुलाई 1984 अधिनियम पारित नहीं हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 सितंबर 1985 में एक विधेयक की मंजूरी दी गई थी। इसी के तहत इग्नू की स्थापना की गई थी, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 सितंबर 1985। अगला प्रश्न है मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या हैं? और ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या के बड़े भाग को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना, रोजगार और राष्ट्र निर्माण क्रियाओं को शिक्षा से संबंधित करना, विश्वविद्यालय स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं वो उपरोक्त सभी हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य उद्देश्य हैं, जैसे देश के वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन, समन्वय तथा उसके स्तर को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के एक बड़े भाग को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। दोस्तों इसके कुछ अन्य उद्देश्य हैं, जैसे व्यक्तियों को उनके ज्ञान और कौशल में उन्नति करने का अवसर प्रदान करना है। और है कि आयु, क्षेत्र या औपचारिक शिक्षा पर विचार किए बिना शिक्षा पाने की इच्छुक सभी छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था के लिए है। और नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना, जिससे लोगों की दक्षता में वृद्धि हो। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के गुण नहीं है? और ऑप्शन है कि दूरस्थ शिक्षा स्वाध्याय को बढ़ावा देता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जो दूरस्थ शिक्षा होता है वो स्वाध्याय को बढ़ावा देता है। दूसरा है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में छात्र शिक्षा के द्वार पर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। दोस्तों दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि जो छात्र होता है शिक्षा के द्वार पर नहीं जाता, बल्कि शिक्षा छात्र के द्वार पर आती है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि जिनके पास में विश्वविद्यालय न हो और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और नेक्स्ट है कि जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए दूरस्थ शिक्षा पुनः अवसर प्रदान करता है। दोस्तों ये भी सही है। तो चूंकि इसमें पूछा कि गुण नहीं है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में छात्र शिक्षा के द्वार पर जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के दोष हैं? और ऑप्शन है कि दूरस्थ शिक्षा में समस्याओं का समाधान सरलता से नहीं हो पाता है, इसमें अवरोधों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है, तीसरा है इसमें छात्रों के व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा है इसमें ज्ञान की वृद्धि द्वारा लोगों का आर्थिक विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में 5 जोड़ दे ऑल ऑफ अबव, यानी कि सब सही है ये। इसके जो अन्य दोष हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि दूरस्थ शिक्षा में यदि छात्र को शिक्षण सामग्री प्राप्त नहीं होता तो उसके आगे की सामग्री को समझना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, यदि होता भी है तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट है कि दूरस्थ शिक्षा के ज्ञान की वृद्धि के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का दायित्व पूर्ण नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कि इसमें पाठ्य सामग्री संबंधी अनेक संदेहों का निराकरण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? और ऑप्शन दिया है कि 1980, 1984, 1985, 1986। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1985। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्या उद्देश्य हैं? और ऑप्शन है कि शिक्षा के छात्रों के दरवाजे तक पहुंचाकर उच्च शिक्षा को लोकतांत्रिकरण करना। दूसरा है कि जनसंख्या के बड़े भाग को उच्च शिक्षा प्रदान करना। तीसरा है कि रोजगार एवं राष्ट्र निर्माण की क्रियाओं से शिक्षा को संबंधित करना। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि जो इग्नू है उसका जो उद्देश्य है वो तीनों है। इसके अलावा भी अन्य उद्देश्य हैं, जैसे इस प्रणाली से पूरक रूप में अनौपचारिक शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों के उनके ज्ञान एवं कौशल में उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। और नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय की नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की क्या विशेषताएं हैं? और ऑप्शन है कि प्रवेश के उदार नियम। दोस्तों, प्रवेश के उदार नियम से मतलब है कि इसमें प्रवेश के लिए योग्यता, आयु, क्षेत्र आदि परंपरागत नियमों का कोई पालन नहीं किया जाता, जैसे कि स्नातक स्तरीय कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। और दूसरा है कि पाठ्यक्रम के चयन में उदारता। दोस्तों, इसमें प्रत्येक छात्र को पाठ्य वस्तु के बहुत सारे विषयों में से विषय चुनने की स्वतंत्रता होती है। छात्रगण अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। और तीसरा है कि अध्ययन स्थान संबंधी छूट। दोस्तों, इग्नू में प्रत्येक छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी स्थान का चयन कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो विशेषताएं हैं वो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्तिगत अध्ययन की सुविधा। इसमें क्या होता है कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार तथा समय के अनुसार अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है। छात्रों के ऊपर दैनिक समय सारणी के कोई बंधन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी रुचि और गति के साथ अध्ययन कर सकता है। और लास्ट है कि आधुनिक संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। दोस्तों, इग्नू के छात्रों को पढ़ने के लिए नवीनतम संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन पर शैक्षिक प्रशासन आदि के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण के माध्यम नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, श्यामपट्ट। तो दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीक के माध्यम श्यामपट्ट नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्यामपट्ट। अगला प्रश्न है, 2009 में इग्नू ने फोन प्रौद्योगिकी के जरिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया था? और ऑप्शन है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एरिक्सन, फेसबुक। तो दोस्तों, 2009 में
इग्नू ने फ़ोन प्रौद्योगिकी के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए जो एरिक्सन नामक कंपनी है उसके साथ समझौता किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एरिक्सन। दोस्तों जो एरिक्सन है वो स्वीडन की एक दूरसंचार कंपनी है। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? और ऑप्शन है कि इंटरनेट, फैक्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त माध्यम से जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का भरपूर उपयोग करके हम दूरस्थ शिक्षा को बहुत ही सक्षम बना सकते हैं, जिससे कि व्यय भार है वो कम हो जाएगा और शिक्षा की गंभीर चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।